Sawito Chimiru Nyewini Nimiru Namlebu Wijasum Pugesa Wandito Lokshenge Machimisetu Get us on Love Chiti Beshenge Wandito Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Please, please, stand by me. Wait, child, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. He is a proponent of Indian Ayurveda and what is the traditions, what is the model, that combinations, and he is a person who has a mind for research, he has a mind for development, he has a mind for entrepreneurship, and above all, he is one of the greatest human beings. So we are very fortunate to bring him here. It was here that he was. मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि उनका थोड़ा सा सोच आशीर्वादन एक आप लोगों को थोड़ा बताएं और आप क्या कर सकते हो एज एन यंग एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग इंडिया बिल्डिंग भारत दैट इज वन ऑफ हिज ड्रीम आई थिंक यू आर ए पार्ट ऑफ दैट सो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओकेजन दैट ही इज हियर सो आप उनसे सुनेंगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आचार्य जी को क्योंकि उनके पास समय कम है ये प्रोग्राम शेड्यूल नहीं था फिर भी उन्होंने सम्मति दे दिया इसलिए थैंक यू आपका कुछ हमारे युवक खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं आप हिंदी में बोलूँगा समझ में तो आएगी ना सबको ये माइक का शीशा चेंज करो माइक को हाँ और थोड़ी कम भी कर दीजिए मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि आप लोग पूरे देश से यहाँ पर आए हो और एक विशेष उद्देश्य को लेकर के ठीक है नहीं ठीक है एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हमारे युवक और युवतियां उनके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है वह समाज के लिए सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि वह हमारे अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमें ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारा सच में हमारे कोई अपना ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि जो हमारा है वो कंट्री का है जो देश का नहीं वो किसी का नहीं है सिंपल सी बात कई बार होता है श्रद्धेय स्वामी जी को लेकर के या हमारे को लेकर के या कई चीज़ों से आप लोगों को कई चीज़ आपने सुनी भी होंगी मैं छोटी सी बात कहूँ अभी आपने सिर्फ हमारा यहाँ एक यूनिट देखा है हमारे पास 6 प्रोसेसिंग यूनिट है इसके अतिरिक्त हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा बैकवर्ड लिंक है जिसके लिए जहाँ पीछे से जो हमारा पूरा इससे रिलेटेड जो चीजें हैं अभी आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर डायरेक्ट यदि मेरे पास 8-10 हजार आदमी काम करते हैं तो इनडायरेक्ट हम लोग 10 टाइम्स इससे 10 गुना हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं या उनके जीवन का इसका प्रभाव पड़ रहा है मैं 3-4 बिंदु पर आपको थोड़ा सा समझाऊंगा हिंदी समझ में आ रही है नहीं तो मैं और सिंपल हिंदी बोलूंगा ठीक है हाँ तो मैं क्योंकि हमारा थोड़ा संस्कृत मिक्स हिंदी होता है
तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखिए, छोटी सी बात, यह किसी भी मिशन को समझना है। आप यहाँ पर एक स्टडी करने के लिए आए हैं। मिशन को समझने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, एक उसका उपाय है। वह यह है, यह शुरू क्यों हुई, इतने को समझ लो। शुरू क्यों हुई, तो शुरू क्यों हुई ये मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम बनाते थे, योग भी हम सिखा रहे थे। मैं उसकी बाद की जर्नी की बात करूंगा, उसके बाद फिर स्टार्टिंग की बात करूंगा। दो पार्ट में, दो फेज में आप समझिए। हम दवाइयाँ बनाते थे, योग भी सिखा रहे थे। उससे भी हमने एक बहुत बड़ी क्रांति करी। वो एक बड़ा विषय है, उसमें जो आपको समझना है। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, स्वामी जी साथ में थे, शाम का टाइम था। स्वामी जी ने, क्योंकि हमारे पास सूचना आई कि जो आंवला है, आंवला तो आप सब जानते हो, आंवले का जो रेट है वो 3 रुपये किलो भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये 5 साल पहले की बात है, 2005 या 6 की बात है। ये मेरी शायद 2006 की बात हो। तो ऐसी सूचना आई, स्वामी जी को बहुत कष्ट हुआ कि लोगों ने आंवले के पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो पेड़ काटेंगे तो इस बार तो आंवला सस्ता था, अगली बार मिलेगा ही नहीं। तो आंवले का हम काम करते थे, जड़ी बूटियाँ बनाते थे। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, जितना भी मार्केट में आंवला अवेलेबल है सब खरीद लो। मैंने स्वामी जी को कहा आंवला खरीद तो लेंगे, सब करेंगे क्या? क्योंकि खरीदना इजी है, पर हम उसका करेंगे क्या? तब स्वामी जी ने कहा नहीं, इसका आप चिंता मत करो, इसको मैं सोचता हूँ क्या करना है। फिर मैंने कहा खरीद करके क्या करें? स्वामी जी ने कहा उसको खरीद करके सबका जूस बना दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको नॉलेज में होनी चाहिए। 2006 से पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि आंवले का जूस भी कोई पीने की चीज होती है। आंवले का जूस का उससे पुराना इतिहास नहीं है। घर में भी आदमी चटनी बना के खाता है, या सब्जी बना करके खाता है, अचार बना के खाता है, मुरब्बे में खाता है। पर आंवले का जूस कभी किसी ने पी हो तो पूछ लेना। ये आंवले की जूस की उत्पत्ति की कहानी भी लिख सकते हो आप। ये 2006 की कहानी। फिर हमने कहा जूस निकालने के लिए एक पंजाब एग्रो की मशीन लगी हुई थी अबोहर में, कौन सी जगह, और एक जगह पर हमने वहाँ भेजा। 2-4 लोगों को और पता किया कहाँ से जूस निकल सकता है। हमने ट्रक पे लगा, मुझे याद है कि शायद हम लोगों ने, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद लगभग 30-40,000 टन हमने आंवला खरीदा। 30-40,000 टन। और कोई मार्केट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई पीने वाला नहीं, कोई ग्राहक नहीं, तो जूस निकाल दिया। स्वामी जी ने फिर अपने कैंप में शुरू किया, क्योंकि आंवला तो गुणकारी होता है, अमृत है, आयुर्वेद में लिखा है। स्वामी जी ने शुरू किया कि भाई आप इसको, आंवले का जूस को पियो, इससे आपका हेल्थ ठीक रहेगा, इससे आपका जो है आई साइट ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा। शुरू किया, लोगों ने उसको पीना शुरू किया। और वो हमने जो भी 30-40,000 टन जो मटेरियल खरीदा था आंवला, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 ईयर से पहले वो खत्म हो गया। अगले आंवले की सीजन से पहले हमने खत्म कर दिया। तो अपने आप में इतिहास था, क्योंकि आप लोग अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपीरियंस को लेने के लिए आए हो। जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, वही सेम चीज़ उसकी दूसरी कॉपी करके उसकी मार्केटिंग करना अलग चीज़ है। एक नई चीज़, और वो भी ऐसी चीज़ जो एग्रो से रिलेटेड चीज़ हो, उसको हमें मार्केट क्रिएट कर करके सेल करना, वो बहुत ही कल्पना से परे था। और वह 1 साल था। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज कम से कम इंडिया में 100 से ज़्यादा कंपनी आंवले का जूस बनाती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या किया? अब आप पूछेंगे हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक अच्छी चीज़ को हमने प्रमोट किया। तो अब आंवले का जूस कहीं से भी बनेगा, सबसे पहले तो जो बनाएगा तो रॉ मटेरियल किससे लेगा? फार्मर से लेगा। जब रॉ मटेरियल किसान से लेगा तो उसका जीवन सुधरेगा। आज आंवले का रेट 8-9 रुपए किलो हो गया।
क्योंकि डिमांड और सप्लाई, तो मार्केट में थोड़ा डिमांड क्रिएट हो गया तो उनका रेट बढ़ गया। और दूसरी बात, जो 100-150 कंपनी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, कितना लोगों को रोजगार मिल गया। और तीसरी चीज, फिर वो लोगों के पास पहुंचा तो कितने का हेल्थ ठीक हो गया। ये कई, और हेल्थ ठीक हो गया मीन्स कि वो पता नहीं कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, वो मेडिकल के नाम पर दूसरे नाम से कितना उनको खर्च करना पड़ता। इनडायरेक्ट आपने देश की करोड़ों की सेविंग करी और करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, दोनों काम किया, डबल बेनिफिट हो गया। तो आपको भी चल रहा है, उसमें से मिनिमम जो भी आपका मार्जिन है, प्रॉफिट, वो भी आपको मिल रहा है, आप लॉस में तो नहीं कर रहे। यानी आप कंट्री के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका योगदान है, लोगों को आप सहयोग कर रहे हो, आप किसानों को भी सहयोग कर रहे हो और आप लोगों को बीमार होने से भी बचा रहे हो, दोनों काम कर रहे हो। एक ये उदाहरण। दूसरा, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उस समय तक हम एलोवेरा जूस भी नहीं देते थे। उसी समय हमने भी निर्णय लिया कि अब आंवले के साथ में हमें एलोवेरा जूस भी स्टार्ट करना चाहिए। उसका रीजन, उस समय पर जो एलोवेरा जूस है वह मार्केट में था, आप पता कर लेना उस टाइम का रेट लगभग 1300 के लगभग था, 1000 प्लस में। एमएनसी इंडियन कोई कंपनी एलोवेरा जूस तब तक नहीं बनाती थी, थोड़ी बहुत बनता हो तो मुझे पता नहीं। वो बाहर से जो फॉरेन से या विदेश से बनी हुई जूस है यहाँ पर बिकती थी। और एलोवेरा का जो जूस का जो रेट है वो 1000 से प्लस था, तब 2005-06 में। उस समय पर आप अंदाजा लगाइए, फिर हमने एलोवेरा जूस स्टार्ट किया। उस समय पर हमने टोटल कैलकुलेशन किया, लगभग जो भी पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का, सब रॉ मटेरियल का सब लगा करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ करके हमने कॉस्टिंग करी। 150 में हम एलोवेरा जूस दे सकते हैं। तो एमएनसीज का 1300 रुपीज लीटर था, हमारा था 150, और उनसे क्वालिटी में हमारा और अच्छा था, उनसे कोई घटिया नहीं था। जब हमने 150 रुपये में जूस देना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं आपको बताता हूँ, मेरा 150 रुपया 200 रुपया हो गया, क्योंकि अभी मेरा कॉस्ट नहीं आता 150 में। 150 का मैंने 200 कर दिया। आज उन एमएनसीज का जूस वो 300 या 350 में आज बिकता है। तो आप सोचिए, वह जो पैसा है वो सारा विदेश में जा रहा था, एमएनसी लेकर के जा रही थी, पॉकेट हमारा खाली हो रहा था। हमने अपना जूस बेच करके कमाई तो कम की, पर उनके रेट को डाउन करके कंट्री के लिए हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। इसी तरह से आज वो पूरा आप पतंजलि आयुर्वेद का पूरा सेटअप को आपने देखा, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है। इस तरह के सेटअप हमारे को करीबन 100 बनाना पड़ेगा तो पूरा कंट्री जो है ना, पूरा एक बढ़िया ढंग से चल सकता है। परंतु एक बना करके हम क्या करें, आज मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बिना आपको किसी एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण के साथ आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने शुरू किया, हम लोग हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं मैक्सिमम। कॉस्मेटिक का हम लोगों ने इतना मिनिमम कंट्रोल प्राइस रखा, उसकी वजह से बहुत सारे कॉस्मेटिक और साबुन जो मार्केट में बिकते थे उनको अपना रेट कम करना पड़ा। तो मैं बना करके बेचता हूँ एक साबुन पर, मैं 99 जो साबुन शॉप है उसका कॉस्ट कम करता हूँ। तो सेल करने से ही कॉस्ट कम नहीं होता है, दूसरे को भी हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ से ये बड़ी बात है, जो मैसेज आपको लेकर के जाना है वो लेकर के जाना है कि आप क्या करते हो, यह भी महत्वपूर्ण है। पर उसको करने के बाद में यदि आप अच्छा काम करते हो, आपको देख करके 10 आदमी सुधर जाते हैं, तो आप 10 आदमी को सुधारने का काम भी साथ में करते हो, ये कभी मत भूलना। आप बिगड़ते हो, आपको देख करके 10 आदमी गलत चीज सीख लेते हैं, तो सिर्फ तुम अकेले नहीं बिगड़ रहे हो, तुम 10 को भी बिगाड़ रहे हो। तो इसी तरह से हमने अपने रेट को कंट्रोल करके थे। मैं नहीं सारे देश को साबुन सप्लाई कर सकता, मैं नहीं क्रीम दे सकता, टूथपेस्ट दे सकता, दूसरी आइटम्स नहीं दे सकता, परंतु मैं एक काम कर सकता हूँ, ये हमें विश्वास हो गया, उनके नाक में नकेल हम जरूर डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हम काम कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिकल, क्योंकि स्पीच देना हो, भाषण देना हो, लेक्चर झाड़ने हो, वो भी कला है और थोड़ा इजी है, परंतु काम करना वो थोड़ा सा कठिन होता है। और दुर्भाग्य से आप लोग सब युवक और युवतियां हो, ऐसे आप जैसे मेरे को 500-400 भी मिल जाए ना, बिल्कुल जुनूनी, हम पूरे देश को बदल सकते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर
काम करना इतना कठिन है, आप काम करना जुट जाए। आज हमारे जो भी ब्रेन है, हालांकि अभी थोड़ा रुक गया, विदेशों में क्यों भागना चाहता है? क्योंकि वहाँ सिस्टम है। यहाँ एक आदमी डॉक्टर सफल नहीं होता, वहाँ जाकर बढ़िया सफल हो जाता है। एक साइंटिस्ट यहाँ बेचारा धक्के खा रहा होता है, वहाँ जाकर के बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो धक्का मुक्की नहीं है। वहाँ जो पात्र है वो अपनी योग्यता के अनुसार उसको अपनी जगह मिलती है। यहाँ योग्यता से कम और धक्के से ज़्यादा जगह मिलती है। धक्के से कोई पीछे चला जाता है, धक्के से कोई आगे निकल जाता है, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। तो उस सिस्टम को भी हमें ही करेक्ट करना होगा। हम सिस्टम को दोष देकर के भी शायद हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सुधारने के लिए हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम सिस्टम से फाइट करते हैं, हम उनकी कमियों को उजागर करते हैं, परंतु हम उसके साथ में काम भी करते हैं। मान लीजिए मैं सबको गाली दे दूं बैठ करके, मैं कुछ ना करूं, उससे टेस्ट तो नहीं बदलेगा। मैं उनके साथ, हम लोगों ने, आपको पता है इन 2-3 सालों में कितना संघर्ष किया। पूरा आप पुराना इतिहास देखना मेरे भैया, कभी भी जो संस्थाएं चलाती है ना, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो संस्था चलाती है, जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं ना, वो कभी गवर्नमेंट से पंगा नहीं लिया करते। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट चलाने के लिए सारे जो एनएफसी और लाइसेंस और सिस्टम तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो हम सीधा सा हम काम करें तो हमारी तो हमने अपनी एक पूंछ लगा लो और बोलो जी चलो, तो पीछे से तो कोई भी पकड़ लेगा। तो ये एक उदाहरण था। और जितने भी आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, वो तो एक बैग लटका लो, झोला टांगो, इसको गाली दे दो, अगले दिन और कहीं मिलो, पीछे से ढूंढो तो ढूंढते रह जाओ। पर हमने संस्था भी चलाया, इंस्टीट्यूट भी रन किया, पूरे सिस्टम को भी खड़ा किया। और मजेदार बात बता दूं आपको, इन 2 सालों में ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। 2 सालों में हमने अपनी संस्था को डाउन नहीं होने दिया, हमने 2 साल में भी बढ़ाया है। आपको तो सबको पता होगा, मैं जेल में तब मेरे को भेज दी, मैं जेल में रह करके आया, पर संस्था को भी डाउन नहीं होने दिया। अभी भी डेली मेरे 2-4 केस, मैं आपको बताता हूँ, 2 साल पहले हमारे पास जो है एक कोई केस नहीं था मजिस्ट्रेट लेवल पर, पटवारी लेवल पर भी नहीं था। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा केसेज हैं। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के सारे ट्रिब्यूनल में और सब जगह पर है, सारे जितने भी कोर्ट हैं लगभग केस हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने एक चीज़ देखा, ये आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग युवक हैं, लाइफ में अभी आपको बहुत कुछ करना है। एक चीज़ सीख करके जाना है। मैं बहुत कुछ आपको शायद ना दे पाऊँ, पर कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि उसमें कभी भी आप इधर से उधर मत होना। यदि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है, यदि तुम्हारा काम ठीक है, दुनिया में तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो भी तुम्हारे को कोई नहीं फंसा सकता। यदि तुम्हारी 2 चीज़ खराब हैं, तुम अभी देखने में भले चंगे हो, कभी ना कभी ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसीलिए जो तुम्हारा लक्ष्य, जो उद्देश्य है, उसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझा दूं कि उपनिषद में है कि जिसके पैरों में जूते हैं, समझ लो उसके लिए सारी धरती चमड़े से ढकी हुई है। इसका मतलब यह है कि जहां तुम पैर रखोगे, जूते से तो पैर रखोगे मेरे भाई। हम सारी धरती को चमड़े से नहीं ढक सकते हैं, अपने पैरों को तो ढक सकते हैं। इसको आप समझिए। इसलिए चलिए, आप फिर युद्ध भी करो, आप आंदोलन भी करो, आप काम भी करो, आप जुनून भी करो, सब कुछ करो, पर अपने आप को सेफ रखते हो। जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, सिस्टम, सोसाइटी के, फैमिली के, कंट्री के, उन सारी चीज़ों को याद रखना। वो चीज़ें हमारे को बिगाड़ने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए है। कभी कभी लगता है कुछ चीज़ें तो दकियानुसी हैं, ये तो पुरानी ज़माने की बातें हैं, ये तो आउटडेटेड हैं, ये तो ऐसा है, इस तरह की बातें हमें लगती हैं। परंतु मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यह चीज़ें जो है, यदि हम उस चीज़ को करते हैं थोड़े दिन के लिए, तो हमें अच्छा लगने लगता है। वो हमारे लिए मजबूरी नहीं है, वो हमारे लिए मुसीबत नहीं है। उसमें आप थोड़ा सोचना शुरू कर देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उस तरह से जिएंगे तो निश्चित रूप से फिर आपका रास्ता जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा हो गया, जो हमारे युवकों में तो बहुत ज़्यादा हो गया कि बस रातों रात में तू क्या कर कि अगले दिन जो है ना तेरी सारी दुनिया बदली हुई नजर आए। एक रातों रात दुनिया बदलने का कोई साधन इस संसार में नहीं है। बस एक साधन है, इसको समझ लेना, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। यदि मुझे इनसे आगे जाना है तो
इसको देखो कि ये आदमी कितना काम करता है, उससे दोगुना मैं काम करूंगा, इससे आगे अपने आप हो जाऊंगा। यही रास्ता है। यदि आज हम आपको ये चीजें दिखाई देती हैं तो ये अनवरत जो अथक परिश्रम का परिणाम है। कभी भी आज भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कब संडे है कब सैटरडे है, ना मैं कभी छुट्टी करता ना कहीं जाता हूँ, सुबह से उठ करके रात तक काम ही करता रहता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मैंने देखा कि पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अत्यंत पुरुषार्थी होना होगा। और पुरुषार्थ भी कैसा होना होगा? वो योजनाबद्ध होना होगा, प्लानिंग से होना होगा, विचार के साथ होना होगा, बुद्धि के साथ होना होगा, सोच के साथ होना होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा साधन होने से कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता है। हम लोगों ने हमारी जो सारी जर्नी स्टार्ट हुई है 95 में, हमें याद है, मैं बताऊं आपको, हालांकि मैं तो अपने कपड़े आज भी अपने आप धोता हूँ, परंतु उस समय पर हम भोजन भी अपने आप बनाते थे। रोटी हमारे पास एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम किसी को हम सैलरी पर रख करके अपना काम करा लेते। हम अपना झाड़ू भी अपने आप लगाते थे। वहाँ से शुरू किया। ठीक है, आज इसलिए नहीं कि हम बड़े हो गए तो हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। हाँ, आज टाइम नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे, वो अलग बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बैठा दो, कहीं भी खड़ा कर दो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हम बड़े हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे विचारों से होना है। बड़ा और छोटा यदि दुनिया की चीजों से हम गणना करना शुरू कर देंगे ना, तो क्या होगा? जब दुनिया की चीजें तुम्हारे पास बहुत सारी होंगी, चीजें, गाड़ी होगा, बंगला, सब कुछ होगा, आपको लगेगा मैं तो बहुत बड़ा हो गया। और जब गाड़ी और बंगला कभी किसी कारण से निकल गए, आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल छोटा हो गया। अरे भाई, ना तुम बड़े थे ना छोटे हुए हो, चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, तो दुनिया का रीत है। आज तुम्हारे पास है, कल और किसी के पास होगा। छोटा बड़ा तो आदमी दिमाग से होता है, उससे कभी छोटा मत बनना, इसके बड़प्पन को कभी कमजोर मत होने देना। आज आप देखेंगे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, मैं देखता हूँ पेशेंस खत्म है। कोई किसी को सहन करने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। कभी भी आप चीज सोचो, जो मुझे अच्छा लगता है यदि मैं उसको सुनूंगा, ये सिंपल सी बात है। और जो तुम्हें अच्छा लगेगा, आपको कई हजारों में से भाई ने जो है आपको ढूंढा, ठीक है, एक इन्होंने अपना एक पैरामीटर बनाया, कुछ भी बनाया, किसी तरह से आप आए। अब मैं एक बात कहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं सुनूंगा, तो वो मैं कब सीखूंगा जो मुझे पता नहीं है। यदि मुझे अलग से चीज सीखना है तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और लगता का मतलब है कोई अच्छा कार्य नहीं। मुझे पता है कि एक काम करने में मेरे को हार्ड वर्क करने से मैं बचता हूँ, तो परिश्रम नहीं करूँगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, उसका मतलब ये है। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए जो मुझे पता नहीं है। अच्छा तो है, पर मुझे इसके लिए संस्कृत में एक छोटी सी उक्ति है कि कहते हैं शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहरणम, यानी कि जो अच्छा है उसको तुरंत कर डालो और जो खराब है उसको टालते जाओ। तो जो अच्छा है पर मुझे पसंद नहीं है, उससे वह अच्छाई मेरे पास कभी नहीं आ सकती है। बात यह है कि मेरी पसंदगी और नापसंदगी बाद में है, काम अच्छा है या नहीं है ये पहले है। इसको पहले तो ये इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा बता दूंगा तो शायद ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि आज आप लोग आए हैं, आप सब यहाँ पर हो। मेरी शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना आप लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। पहाड़ों पर भी हम लोगों ने, अभी मैं भाई को बता रहा था, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों से उत्तराखंड की जो स्थिति है बहुत ही भयानक स्थिति है। यहाँ पर वहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, सारे वहाँ से छोड़ करके भाग रहे हैं। तो हम लोगों ने, अभी मेरे मन में ये है कि कैसे मैं पहाड़ों को बसाऊं, तो उसके लिए कुछ मॉडल हम लोग काम कर चुके हैं। जैसे हमने एक छोटा सा मॉडल आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग गाय का जो गोमूत्र होता है उसको खरीदते हैं, उसको डिस्टिल करके हम सेल करते हैं। तो हमने पहाड़ों पर कुछ स्कूलों में हमने ड्रम रखवा दिए, बड़े बड़े ड्रम में। हमने क्या किया कि बच्चा घर से आता है, वो हर रोज 1 लीटर गोमूत्र डालेगा, वो महीने भर की जो स्कूल की फीस है वो हम देंगे, बच्चा नहीं देगा। इससे क्या हुआ,
हमने उस बच्चे को ये नहीं कहा कि हम तेरे को कोई दान दे रहे हैं, तेरा कोई हम कोई एहसान कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभिमान हर किसी के अंदर होता है। मजबूरी अलग है, स्वाभिमान कोई खोना नहीं चाहता है। हमने बच्चों को कहा, उसके मन में ये भाव ला रहे हैं कि तुम कुछ कर रहा है, इसके बदले में तुम पढ़ रहा है, तुम फ्री में नहीं पढ़ रहा, हम कोई एहसान नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर। तो बच्चे गोमूत्र डाल के जाते हैं, उसके बदले में उसकी जो भी महीने की स्कूल की जो फीस होती है हम चुकता कर देते हैं। दूसरा फिर हमने क्या शुरू किया कि गोमूत्र में से हमने एक मूल्य तय किया, फिर उसमें से 1 रुपये हमने सोचा कि 1 लीटर के ऊपर 1 रुपये हमें वो गांव के डेवलपमेंट के लिए लगाना है। हमने क्या करा, कई जगह पर तो कई कंप्यूटर खरीद दिए सेंटर वगैरह में बच्चों को सिखाने के लिए। एक संस्कार केंद्र चला रहे हैं हम, करीबन 100 संस्कार केंद्र चल रहे हैं अभी मेरे पास। वहाँ क्या है कि एक टीचर गांव में से को जो पढ़ी लिखी बहन महिला हो या लड़का हो किसी को तैयार करते हैं, उसको मंथली हम सैलरी देते हैं और बदले में वो गांव के जितने भी बच्चे हैं उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनको संस्कार भी सिखाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे गांव में से जो अर्जित हो रहा है उसी में से तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। वो भी हमारा काम बहुत अच्छा चल